अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की टेक्स्ट की जो लेक्चर का टॉपिक है वो है कैपिटल गेन। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट होना ज़रूरी है। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 37 सेक्शन 37 के सबसे लास्ट में लिखी हुई है। उसको आपको देखना है सबसे पहले, उसमें स्टॉक्स हैं और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो 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 एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी जिसका टैक्स डिडक्शन यानी कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अगर आपको बिज़नेस इनकम में मिलता है, तो वो आपकी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आते। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये होगी कि कैपिटल एसेट को पहचानना ज़रूरी है। फिर कैपिटल एसेट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, 2 सेक्शन हैं, 37 एंड 37A। अब ये ऑब्जेक्टिव ये है इनका कि ये 37 और 37A लाने का मकसद क्या है? बेसिकली उन्होंने कैटेगराइज इस तरह कर दिया है कि जितने भी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज हो गए, मुदारबा हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जितनी चीज़ें हो गई, तो उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया और इसके अलावा कोई भी अगर चीज़ आएगी ना कैपिटल एसेट की, वो 37 में चली जाएगी। जैसे इमोरल प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब इन डिमांड है, जिसकी टैक्सेबिलिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल नहीं है, कैपिटल गेन मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल डिपार्टमेंट ने बनाया है। हम कैसे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हर जगह पे आपने इनकम देखी है, सैलरी में सैलरी इनकम होती है, प्रॉपर्टी में रेंट होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जो आपका और क्या, अगर कुछ नहीं बचता तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में जाता है। तो कैपिटल एसेट का टैक्सेबिलिटी क्या होगी? चार्जेबिलिटी बोलते कहने का। तो कैपिटल एसेट की कैपिटल गेन की भी जो चार्जेबिलिटी है ना, वो भी रिसीट बेसिस पे। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आप कोई चीज़ बेचने जाओगे तो वो उसका अक्रूवल तो करोगे नहीं आप। आपने यहाँ शेयर्स बेचे, आपको रियलाइजेशन हुई, जितना गेन आया आपके पास वो आपने टैक्स कर दिया। तो सवाल ये बनता है कि भाई जितनी प्रोसीड आई है वही मेरी इनकम होनी चाहिए, है ना? फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन रिसीव और द फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज द हायर वन। लेकिन कॉस्ट क्यों माइनस कराई? कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि इसको कॉस्ट क्यों माइनस कराई है? वो इसलिए कराई है क्योंकि आपने जो कॉस्ट इनकर की है, एक ज़माने में जब आपने जो कॉस्ट इनकर की होगी वो किसी न किसी इनकम जनरेशन की होगी, तो कॉस्ट आपने बेयर की होगी ना। यानी कि उस इनकम पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो तभी माइनस करा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फॉर्मूला ये है, कंसिडरेशन रिसीव और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज द हायर वन माइनस कॉस्ट। माइनस कराने का मकसद ये है कि लाज़मी सी बात है, जब आपने किसकी कॉस्ट इनकर की होगी तो कोई ना कोई इनकम के थ्रू ही कॉस्ट इनकर की होगी ना, और उस इनकम पे आप टैक्स दे चुके हो तो दोबारा टैक्स कैसे दोगे? दोबारा टैक्स तो नहीं बनता। तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट को माइनस किया जाता है और जो गेन बनता है आपके पास उस पे टैक्सेबिलिटी आती है। अच्छा, दूसरी बात है, रेट आप सबको पता होता है कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए होते हैं, आप देख सकते हो जाके। मुझे सिर्फ एनालिसिस बताना है, मुझे ट्रांसलेशन नहीं बतानी है। आपको ऑब्जेक्टिव पता चलना चाहिए कि भाई कैपिटल गेन लाया क्यों गया है, कैपिटल की चार्जेबिलिटी क्या है, उसकी एग्जेम्पशंस क्या है, उसके उसकी ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। दूसरी बात ये आती है कि भाई जो ये टैक्स ट्रीटमेंट इसकी है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आती है। अब आप बोलेंगे यार ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम किस बला का नाम है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले जो इसकी टैक्सेबिलिटी डिफाइन होती थी, वो बेस्ड ऑन द इनकम स्लैब होती थी। जैसे सैलरी का स्लैब है ना, इसी तरह इनकम का स्लैब होता था और वो स्लैब बताता था कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। आपने शेयर्स को कितने दिन तक होल्ड किया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कितने दिन तक होल्ड किया, आपने एंटीक को कितने दिनों या कितने साल तक होल्ड किया। जब होल्डिंग पीरियड आ जाता है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ जाता है। अब 2000 आपने देखा होगा लास्ट टैक्स ईयर से इस पे स्ट्रेट अवे 15% चार्ज कर दिया। अभी फाइनेंस बिल में भी चेंजेस आई हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये आती है, आपके पास इस चीज़ का, अगर आपने कोई सेल की थी प्रॉपर्टी, तो आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है 236 सी का। 236 सी का वो भी पे करना पड़ता है और एक सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि आप जो भी गेन होगा उसका 10% आपको डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। ये लॉजिक समझ में नहीं आती इसकी, और इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक इंडस्ट्री में देखी नहीं गई है। हाँ, 236 सी की जरूर देखी है कि आपको 3% पे करना है, उसकी कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, लेकिन ये वाले सेक्शंस की वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो समझ में नहीं आती है।
वो कैपिटल गेन बहुत ही आसान होता है। अच्छा, इसमें जो केयर रखनी पड़ती है ना, वही होती है। देखिए, आपके पास जो कैपिटल एसेट आता है, आपकी पिछले साल की वेल्थ में आया होगा। अब आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मेरी पिछली वेल्थ थी, इसको मैंने बेचा है और उसके थ्रू मेरा कैश आया, तो आपकी कैश की जो वेल्थ में इस साल की कैश दिखाएंगे, वो ज़्यादा दिखाएंगे। तो आपको अपनी वेल्थ और इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपका टैक्स पीएनएल और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट दोनों जो है ना रिकनसाइल चले। आपको चीजें इस तरह रिकनसाइल करके चलना है, एनालिसिस करके चलना है, सिंगल एंट्री नहीं करनी है। लोग डिस्पोजल दिखा देते हैं, लेकिन डिस्पोजल तो दिखा देते हैं, लेकिन वेल्थ में वो वैसे एज इट इज पड़ी रहती है, या वेल्थ में होती नहीं है, गेन दिखा रहे होते हैं। इससे जो है ना, डिपार्टमेंट के माइंड में डाउट जाता है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये जो एक बात आती है, कंसिडरेशन रिसीव और द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज द हायर वन। आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा, डिपार्टमेंट की साइट पे भी आया होगा कि जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट, इन्होंने हर इलाके के मेजरमेंट के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू डिफाइन की हुई है। तो एक टैक्स पेयर को ये जरूर देखना चाहिए जब भी वो किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहा हो इमोरल प्रॉपर्टी को सेल करने का, कि डिपार्टमेंट में इसकी कितनी वैल्यू है। मिसाल है, डिपार्टमेंट ने कितनी वैल्यू एलोकेट की है। मिसाल है कि आपके पास, आपको जो कैश रिसीव हुआ वो हुआ है 100 रुपीज़ का, और कॉस्ट थी उसकी 80 रुपए की, तो आपका कैपिटल गेन कितना निकला, 20 रुपए का। लेकिन अगर आप वहाँ अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप इसमें इसकी फेयर वैल्यू डिपार्टमेंटल लेवल या प्रोविजनल लेवल पे देखेंगे, तो 120 130 आ रही होगी। तो आपका जो कैपिटल गेन है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई, मैंने जो डिपार्टमेंट इसकी जो वैल्यू बताई थी इस घर की प्रॉपर्टी की, वो तो 120 थी, आपने 100 कैसे ली है? यानी कि 100 रुपये आपने कम कैपिटल गेन दिया है, कैपिटल गेन का टैक्स कम दिया आपने। तो वो आपसे हमेशा याद रखें कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब भी आप किसी अपने बायर से बात कर रहे हो, आप उसकी जो वैल्यू है वो डिपार्टमेंट ने जो एलोकेट की है उसको ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आपने नहीं देखा, वो असेसमेंट खोलेगा आपको और आपको उसमें बोलेगा भाई यार, इसकी वैल्यू इतनी थी, आप मुझे इस पे मजीद टैक्स दो। आप बोलेंगे भाई, मैं मजीद टैक्स क्यों दूं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, आप कैसे मुझसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हो? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट की जो एलोकेटेड वैल्यूज हैं उसको ज़रूर 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 देखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ये हो गया। अच्छा, इसमें सेट ऑफ लॉसेस के ऊपर ही आता है कि 37 का लॉस 37 ए का लॉस 37 से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन 37 का लॉस 37 ए से एडजस्ट हो सकता है। सही है ना? एक चीज ये हो गई। और सेटिंग ऑफ लॉस जो है ना, कैरी फॉरवर्ड वाला, उसका 3 साल है 37 ए का। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है। आप लोग का कोई सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। देखिए, रेट्स डिफाइन करना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने से वो सबको चीज़ें पता हैं, क्योंकि आजकल इतना कॉमन हो चुका है चीज़ें, तो आप लोग को आसानी होती है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो आप मैं समझता हूँ जो आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है, लोगों को नहीं पता लग रहा होता है, तो वो ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू, जो एक लिस्टेड कंपनीज की शेयर होती है, वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाती है। इसकी कुछ एग्जाम्पशन है। अगर आप 37 ए पढ़े और 37 ए और 37 पढ़ा, तो आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती ना, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा और इंशाल्लाह हम सबकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो प्लीज़, कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू योर एनी क्वेरी अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।